क्या रात के वक्त चावलों का इस्तेमाल हमारा वजन बढ़ने का बायस बनता है? क्या कार्बोहाइड्रेट वजन बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह है? क्या देसी घी अनहेल्दी है? क्या सप्लीमेंट्स हमारे फूड्स का एक अल्टरनेटिव हो सकते हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जो आजकल हमें सोशल मीडिया पर और हर जगह और अपने पेशेंट से भी सुनने को मिलते हैं। हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज की इस पॉडकास्ट की फर्स्ट एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे। आई एम योर होस्ट डाइटिशियन मोहम्मद जैन शाहिद, और इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन अब्दुल्ला सरफराज, जो कि एक डिजीज़ रिवर्सल स्पेशलिस्ट हैं और 6 साल से इस्लामाबाद में क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल आपका? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम सर, आप सुनाएं डॉक्टर? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है। ये आज की जो हमारी पॉडकास्ट है, इसके अंदर हमारी कोशिश यही होगी कि हम इसको थोड़ा सा इनफॉर्मल रखें, और जो हमारे पेशेंट्स की डेली क्यूरीज होती हैं, जो हमें उनसे डेली सुनने को मिलती हैं। कोई आके ये कहता है कि हम चावलों का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारा वज़न बढ़ जाता है। कोई कहता है हम रोटी को अपनी डाइट से निकालते हैं तब जाके हमारा वज़न कम होता है, अगर हम रोटी का इस्तेमाल करें तो हमारा वज़न जो है वो कम नहीं होता। इस तरह की बहुत सारी कॉमन मिथ्स हैं जो हमारी आजकल की सोसाइटी में कॉमन है और हमें सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रही होती हैं। तो आज की एक जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि डिपेंड करता है हमारे जो पेशेंट्स उनकी क्यूरी के अकॉर्डिंग, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल है ज़्यादा, वो वज़न बढ़ने का बायस बन रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज़्यादा करेंगे, रोटी चावल ज़्यादा खाएंगे, और जो आजकल हमारा जो फास्ट फूड इंडस्ट्री जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट फूड ज़्यादा है, बिल्कुल, तो उसका क्या रिलेशनशिप है स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स का आपके वेट गेन के साथ? अच्छा सर, इसमें ये है कि हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर हम ऑडियंस को बताना चाहें, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। और हम अगर अपनी पूरी फूड बास्केट कोई भी निकाल के देखें किसी भी कंट्री की, तो वहाँ पे जब आप देखेंगे कि उनकी नॉर्मल रूटीन में क्या क्या चीज़ों का इंटेक होता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टेपल फूड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह राइस है या ब्रेड है, दुनिया भर में ऐसे ही है। या आप अगर चाइना को देखते हैं या जापान को देखते हैं, तो वहाँ पे भी जो व्हीट फ्लावर है वही इन द फॉर्म ऑफ नूडल्स या कोई ऐसी चीज़ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इट मीन्स कि दुनिया भर में जो स्टेपल क्रॉप्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड हैं। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये, अच्छा, स्टेपल का मतलब क्या होता है कि जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। मतलब अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को इस दुनिया से बैन करने की कोशिश करेंगे तो इवेंचुअली आप एक डिज़ास्टर की तरफ लीड करते हैं, आपकी एनर्जी नीड्स भी पूरी नहीं हो पाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप पूरी इंसानियत की जो भूख है या जो उसके साथ एक पेट लगा हुआ है वो उसको फिल ही नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये एक स्टेपल क्रॉप है और जो सदियों से इंसान इस्तेमाल करता है, और अब अगर आप इसको इतना बैड कर देंगे कि भाई इससे तो वेट गेन होता है और इससे वेट लूज़ नहीं होता, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई प्रैक्टिकल बात होगी। ये बहुत ही इनप्रैक्टिकल बात होगी। तो मेरा इसमें यही है कि डिपेंड करता है बॉडी की कंडीशन पे और मेटाबॉलिक ऑर्गन्स की हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट का कितना इंटेक करना है। सेफ़ इंटेक लिमिट क्या है? बिल्कुल ये बात ठीक है कि हमारी प्रोसेस्ड जो इंडस्ट्री है, जो आपने बात की कि प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और प्रोसेस्ड फूड में बेसिकली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल जो है वो बढ़ रहा है, और सबसे बड़ा ख़तरा वो है। जबकि जो ओरिजिनल होलसम हमारे पास सीरियल्स मौजूद हैं वो इतना बड़ा हमारे लिए डैमेज नहीं है, ना हमें वेट लूज़ करने में वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े ब्लॉकर हैं, बल्कि वो हेल्प भी करते हैं अगर आप अच्छे तरीके से लेते हैं, अच्छे पैटर्न से लेते हैं। और किसी एक, मतलब आज के दौर में वही बात है ना कि कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ में कन्फ्यूजन है। तो उस कन्फ्यूजन का एक बड़ा हल यही होता है कि आप किसी कोच की मदद ले लें तो वो आपको गाइड ठीक हो गया। आजकल ना एक और है कॉन्सेप्ट है कि जो कैलोरीज है उसका क्या रोल हो सकता है वेट गेन के अंदर, वो मैटर करती हैं? हाँ, इसमें ये भी कहा जाता है, एक सेकंड ओपिनियन ये है, एक तो ये है कि जी बिल्कुल ही बैड है ना, और सेकंड ओपिनियन ये है कि नहीं, अगर आप कैलोरीज वॉच कर रहे हैं अपनी और कैलोरी डेफिसिट में हैं, तो आप एज फॉर एज यू आर इन कैलोरी डेफिसिट, तो आप अगर सारी कैलोरीज भी अपनी कार्बोहाइड्रेट से ले लें, दैट इज़ इनफ फॉर यू। या ये कि मैक्सिमम कैलोरीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से लें, लाइक 60% 70%, और जस्ट आप जो एसेंशियल प्रोटीन का सोर्स है या फैट का सोर्स है वो आप एडिशनली लें। और मतलब उस नज़रिए में एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो दूसरा आप कह लें फ़िरका है, वो ये कहता है कि कैलोरीज जो हैं वो मैटर करती हैं और क्वालिटी मैटर नहीं करती।
तो मेरा ये ख्याल है कि ये दोनों एक्सट्रीम्स है ना, कि अगर आप कहें कि आप कैलोरी डेफिसिट में हैं और आप सिर्फ प्रोसेस्ड या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको कहीं सस्टेनेबल हेल्थ की तरफ लीड नहीं करेगी, बल्कि वो कहीं ना कहीं जाके आपको रोड ब्लॉकर बन सकती है। जिस तरह लोग कहते हैं कि ये मुजरिम है अगर कार्बोहाइड्रेट, तो वो मुजरिम बन जाएगा, क्योंकि आपने उसकी क्वालिटी वॉच नहीं की ना, आपने सिर्फ क्वांटिटी वॉच की। तो मेरा तो इसमें ये नज़रिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कैलोरीज भी मैटर करती हैं, उसके अलावा जो हमारे जो फूड्स हम इनटेक कर रहे हैं उनका पोर्शन ज़्यादा मैटर करता है कि आप क्या चीज़ किस क्वांटिटी में ले रहे हैं, आइदर वो आपकी बॉडी की उसकी उतनी रिक्वायरमेंट है या नहीं, और क्वालिटी भी। तो अगर आपकी वो उसको जो डिज़ायर्ड क्वांटिटी और में अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं और अच्छी क्वालिटी की ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको उसके एक अच्छे इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह आज हमारी एक दूसरी जो मिथ्स है जिसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे, वो ये है कि जो देसी घी है वो अनहेल्दी है। आजकल हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मोस्टली ये कहते हैं कि हम ऑयल या घी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा ये है कि जो फ़ैट है वो हमें फ़ैट बना देगा। तो फैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ फैट एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। आजकल एक कॉमन हो चुका है, हर एक बंदे की ज़ुबान पे ये चीज़ है कि हमने फ़ैट का इस्तेमाल नहीं करना, हमने देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा। तो अभी हम डाइटिशियन अब्दुल्ला से ये चीज़ भी पूछेंगे कि इस चीज़ के अंदर कितनी रियलिटी है कि जो हमारा फ़ैट का इंटेक है वो हमारा फ़ैट एक्यूमुलेशन का बायस बनता है, या इसके कोई हमारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हमें फ़ैट एक्यूमुलेशन से, फ़ैट की कंजप्शन से जो हमें वो बेहतर हो सकती है। जी बिल्कुल, इसमें यह है कि जो हमारे कॉमन बड़ी एक मिथ है पेशेंट्स की, वो ये है कि हम जो है फ़ैट का इंटेक बिल्कुल अपनी लाइफ से ख़त्म कर दें। और हमारे पास हम इवन पेशेंट्स ऐसे आते भी हैं कि जो कहते हैं कि हमें 5 साल हो गए हैं, हमने रोटी के ऊपर घी नहीं लगाया, या हमने पराठा नहीं लिया, या फिर हमने फ्राई अंडा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसमें तेल का इस्तेमाल होता है। तो तेल को अवॉइड करते करते वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो बिल्कुल एंटायरली अपनी डाइट से जो फैट्स, विजिबल फैट्स हैं, खैर जो इनविजिबल फैट्स हैं उनका तो उनको पता भी नहीं होता, लेकिन ये कि जो विजिबल फैट्स उनको नज़र आ रहे होते हैं वो अपने तौर पे ख़त्म कर चुके होते हैं। लेकिन रियलिटी क्या? रियलिटी ये है कि हमारी जो बॉडी है, जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि तमाम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, हमारी फूड का हिस्सा हैं सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये जो स्पेसिफिकली अगर हम घी या ऑयल की बात करते हैं तो लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हमारी जो लिपिड प्रोफाइल है उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। तो मज़े की बात यह है कि ये जो सारे लोग जो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई हमने पिछले 5 साल से ऑयल और घी का इस्तेमाल ख़त्म किया हुआ है, तो अगर हम उनकी देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, ट्राइग्लिसराइड की प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल की प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल पे उनकी नज़र दौड़ाते हैं तो अमूमन एलिवेटेड ही होती है। मतलब स्टिल वो कोलेस्ट्रॉल में अपर लिमिट पे जा रहे होते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा होता है। तो बेसिकली बात समझने की ये है कि अगर आप ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, ओवरऑल आपके पोर्शंस मैनेज्ड नहीं हैं, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी पोर्शन से ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी आपको ट्राइग्लिसराइड में राइज दे सकता है, वो भी आपके लिपिड प्रोफाइल को डिस्टर्ब कर सकता है, वो आपके लिवर के ऊपर जाके विसरल फैट जो है वो बना सकता है, जिसकी वजह से लिवर के जितने भी फंक्शन हैं, जिसमें फैट मेटाबॉलिज्म तो उसका प्राइमरी फंक्शन है ना, तो वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो देखिए वही बात है कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं वो तो मैटर करती है, और उसको जो प्रोसेस करने वाला इंजन है। लेकिन अगर आप किसी एक हल्की गाड़ी में, मिसाल के तौर पे पुरानी गाड़ी में, जरा FX की हम एग्जांपल ले लेते हैं, और आप उसमें हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाते हैं और आप समझें कि ये अब जो है वो फरारी की तरह भागेगी, तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए फिर ज़रूरी ये है कि आपके पास इंजन भी उस क्वालिटी का होना चाहिए, और इंजन ऑयल भी अच्छी क्वालिटी का, इंजन ऑयल का भी अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। तो गाड़ी की जिस तरह ट्यूनिंग ज़रूरी है, इस तरह आपके मेटाबॉलिज्म की भी ट्यूनिंग ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आप अच्छी से अच्छी चीज़ भी लेंगे तो वो आपकी बॉडी अच्छे से उसको प्रोसेस नहीं करेगी, आपको वो बेनिफिट्स नहीं देगी, आप वो बेनिफिट्स राइप नहीं कर सकेंगे, ठीक है, वो आप वो न्यूट्रिएंट्स ले नहीं सकेंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेगी आपकी बॉडी। और अगर आप जो है ना बिल्कुल लो क्वालिटी का मील ले रहे हैं और आपका इंजन बहुत अच्छा है, तब भी यही सिचुएशन होगी। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ रेलिवेंट हैं, इन दोनों को एक साथ रख के देखना पड़ता है। इस केस में ये है कि देसी घी जो है वो हेल्दी है आपके लिए, और अगर देसी घी हेल्दी है तो उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए डेली बेसिस के ऊपर अगर एक बंदा लेना चाहे तो? बिल्कुल, देखें इसमें देसी घी जो है ना वो बेसिकली लोग ज़्यादा डरते हैं इसलिए देसी घी से कि वो सैचुरेटेड फैट का एक बड़ा रिच सोर्स है। तो लोग समझते हैं कि सैचुरेटेड फैट जो हैं वो बहुत बुरे हैं क्योंकि वो जमे हुए होते हैं। सबसे बड़ी मिथ तो हमारे माशरे में यही है कि आप मतलब देखते हैं हमारे पेशेंट्स का यही होता है कि जी ये चूँकि जम जाता है तो ये अंदर जाके भी जम जाएगा, और जम जाएगा तो हमें पता नहीं हार्ट अटैक हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा।
तो बात समझने की ये है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है और जो रूम टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस होता है। हमारी बॉडी अंदर से गर्म होती है, तो ये जो घी आपको जमा हुआ नजर आता है ये रूम टेम्परेचर पे जमा होता है। अगर आप उसी को फ्राई करते हैं या थोड़ा सा हीट करते हैं तो आप देखते हैं वो फ़ौरन पिघल जाता है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो उसमें ठीक है, एक टेंडेंसी तो मौजूद है कि वो जम जाता है, लेकिन वो ऐसे नहीं है जिस तरह फिजिकली हमें देखने में नज़र आता है कि वो जम रहा है, वो अंदर भी ऐसे ही जम रहा होगा, ऐसा नहीं होता। अंदर उसका मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, रही बात कि कितना इस्तेमाल करना चाहिए, तो बात ये है कि हमारी जो सैचुरेटेड फैट्स की रिक्वायरमेंट है वो 10% जो फैट है और जो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट है पर डे की, उसमें 10% फैट सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो हमारे जो एसेंशियल हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे जो फर्टिलिटी के हार्मोन्स हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, उसके अंदर वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको पता है कि वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। जब भी कोई एक हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो दूसरे से तीसरा से चौथा, और फिर वो मेटाबॉलिज्म को भी इम्पेक्ट करता है। तो इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं, या मैं अपने पर्सनली पेशेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट जो है वो 1 टेबलस्पून ऑफ देसी घी का इस्तेमाल ज़रूरी है। बल्कि सर इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है जो हम शेयर कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ, कि इस टाइम सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ है देसी घी की। इस टाइम जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर है, जहाँ की ये प्रोडक्ट नहीं है। उन्होंने इसको अभी रिसेंटली जो है वो रिसर्च किया है और उस नतीजे पे पहुँचेंगे यार ये तो बड़ा एसेंशियल है हमारे लिए। तो इस टाइम मैं देख रहा था एक जगह पे, पढ़ रहा था एक स्टैटिस्टिक्स की बुक में, कि स्टैट्स ये बता रहे हैं कि जो इस टाइम अमेरिका में देसी घी की डिमांड है वो पूरी दुनिया से ज़्यादा है। और पाकिस्तान बीइंग अ 5th लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, तो लोग पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री को मशवरा ये दे रहे हैं कि आप बजाय दूध बेचने के आप उसको कन्वर्ट करें देसी घी में उसको, और देसी घी को जो है ना वो एक्सपोर्ट करें। ठीक होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो इकॉनमी है उसको भी ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इससे ये चीज़ जो है प्रॉपरली हमारी जो डिस्कशन हुई है इस चीज़ का हम कंक्लूड ऐसे करेंगे कि हमारी जो फैट की इनटेक है वो हमारे फैट एकम्युलेशन के साथ लिंक्ड नहीं है। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है उसके मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, डिफरेंट हेल्थ के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और एक और प्रॉपर एक स्टेटमेंट है, वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ट्राइग्लिसराइड लेवल। अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक भी लिमिट से ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो बढ़ते हैं। तो आप अपनी रूटीन के अंदर देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी हार्मोनल हेल्थ और फर्टिलिटी हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो सके। तो थर्ड हमारा मिथ है, वो आजकल का एक बहुत कॉमन इशू है और एक कॉमन प्रैक्टिस है जो आजकल ख़ास तौर पे हमारी यूथ के अंदर देखने को मिलती है। और जब से हमारे यहाँ ये ऐप्स और डिफरेंट डिलीवरी की जो कंपनीज़ हैं बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, तो आजकल हमारा एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, एक ट्रेंड बन चुका है, एक फैशन बन चुका है कि हम रात को लेट नाइट बर्गर, पिज़्ज़ा या इस तरह की चीज़ें ऑर्डर कर रहे होते हैं। या हमारी कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हो चुकी हैं, ख़ास तौर पे जो कॉल सेंटर्स या इस तरह की जगहों पे लोग काम कर रहे होते हैं, वो रात को जागते हैं। तो लेट नाइट कुछ ना कुछ उनका फिर खाना पीना चलता रहता है। तो हम अपने जो एक्सपर्ट हैं उनसे ये भी पूछेंगे कि जो हमारी लेट नाइट ईटिंग्स हैं उनका हमारी वेट गेन के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या रात को लेट खाना जो है वो हमारे वज़न बढ़ने का सबब बनता है या नहीं बनता। जी, बहुत अच्छा सवाल है और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है, क्योंकि हमारे पास जो हम देखते हैं कि क्लिनिक में पेशेंट लैंड कर रहा होता है उसमें काफ़ी सारा पेशेंट ऐसा भी होता है जो इनकी नाइट की ड्यूटीज़ होती हैं। और आजकल चूँकि 24/7 की अवेलेबिलिटी जो है वो हर बिज़नेस में ज़रूरी है, तो कई क्लाइंट ऐसे भी आते हैं कि जो किसी ऐसे बिज़नेस में काम कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या एज एन ऑनर काम कर रहे हैं, कि जहाँ पे उनकी शिफ्ट चेंज होती हैं। कभी वो मॉर्निंग में जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं वर्क अपनी, और कभी वो इवनिंग में कर रहे हैं और कभी वो नाइट में कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑब्वियसली पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी। ये नए दौर का ये नए दौर की इनोवेशन है कि आप 24/7 भी बिजनेस को रन कर सकते हैं। 21st सेंचुरी का एक जो है ना हमारे लिए तोहफा भी है, लेकिन वही बात है कि इसको हम किस तरीके से एम्ब्रेस करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर इसके ज़रिए से हमारी हेल्थ डैमेज हो रही है और हम अपने आप को अनहेल्दी हैबिट्स के अंदर लेकर जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि इट विल लीड टू अ डिज़ास्टर इन फ्यूचर। क्योंकि देखें, हेल्थ केयर कॉस्ट भी हमने देखनी है कि भाई अगर हमारे मुल्क की इकॉनमी अच्छी हो रही है लेकिन दूसरी तरफ हेल्थ केयर पे बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह लाइक वाइज अगर हम अभी देखते हैं
कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ख़ास तौर पे यूएस के अंदर जो मेडिकल कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग तंग हैं और बाकी सारी चीज़ों में खुश हैं, लेकिन जब हम अनटिल अनलेस कि वो बीमार हो जाए, जब वो बीमार हो जाते हैं तो फिर उनके ऊपर जो कर्जे चढ़ते हैं और जो उनको ट्रीटमेंट्स हैवीली पेड ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं और मेडिकल हेल्प सीख करनी पड़ती है, तो वो उनके लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे वो एक मिनी हार्ट अटैक उनके लिए इटसेल्फ होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बदलता हुआ लाइफस्टाइल है, ये बदलता हुआ जहान जो है, इसमें हम ये देखें, नेविगेट करें कि चूँकि ये इस चीज़ से हमें पहले वास्ता नहीं पड़ा, इट मीन्स कि ये हमारे लिए न्यू है ना, तो न्यू है तो हमें इसको थोड़ा सा नेविगेट करना है कि हम ये ना हो कि हम अपनी असल डायरेक्शन भूल जाएं। असल डायरेक्शन ये है कि हर बंदा ये चाहता है कि वो अपनी सेहत भी बरकरार रखे और वो अच्छा काम भी करे और अच्छी प्रोडक्टिविटी भी यील्ड करे, जिसके नतीजे में उसको कोई वैल्यू भी मिले। तो हर बंदे की ख्वाहिश तो ये है और लोग इसी ख्वाहिश के तहत जो है वो अच्छी अच्छी जॉब्स करते हैं, वेल पेड जॉब्स जो हैं वो हंट करते हैं। लेकिन अगर वो वेल पेड जॉब्स उनकी हेल्थ के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं तो उनको सोचने की ज़रूरत है। और इसमें जिस तरह आपने स्पेसिफिकली पूछा, तो इस पर फिर क्या करना चाहिए? जो हम लेट नाइट ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, तो उसको हम फिर कैसे इसमें बिल्कुल ये सबसे बड़ी रीज़न तो यही है ना लेट नाइट ईटिंग की, कि हमारे लेट नाइट जागने का कॉन्सेप्ट जो है वो आ गया है। अगर कई लोग हैं जिनका काम नहीं भी होता लेकिन हम 2-2, 3-3 बजे तक ऐसे ही जाके ना रील्स देख रहे होते हैं, उसके साथ भी हम पिज़्ज़ा बर्गर खाने शुरू कर देते हैं, मंचिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें यह है कि ऑब्वियसली हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं डू इट माइंडफुली। सही है, अगर आप माइंडफुलनेस, और यही आज की जनरेशन का मसला भी है कि लैक ऑफ फोकस और डिस्ट्रैक्शन का भरमार है। जिस हमने बात की, रील्स हैं, सोशल मीडिया है, नोटिफिकेशन हैं, टिक 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 नोटिफिकेशंस बजते चले जा रहे हैं और हम बार बार जो है वो एडिक्ट हुए हुए हैं कि उसको देखना है और हर किसी को रिस्पॉन्ड करना है। बेशक साथ वाले को रिस्पॉन्ड नहीं करना, जो साथ घर में पानी मांग रहा है, पानी का गिलास मांग रहा है, उस बहन या भाई या अम्मा और अब्बा को निगलेक्ट कर देना है और बाहर वाले को जो है ना पहले रिस्पॉन्ड करना है। तो ये अनफॉर्चुनेट है काफ़ी कि हम जो है ना वो बिल्कुल बगैर सोचे समझे काम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है इसमें जो दुरुस्त करने की है वो ये है कि आप माइंडफुली सारी चीज़ें करें। माइंडफुली जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आप एक्स्ट्रा जागेंगे नहीं, जो आपकी लिमिट है, आपको पता है भी मैंने सुबह काम पे जाना है तो आप रात को जल्दी सोएंगे तो फिर आपकी ये वाली हैबिट वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरी वो लोग हैं, दूसरा जो केस आप जिस तरह डिस्कस किया, वो उन लोगों का है कि जो जिनकी मजबूरी है, मतलब जिन्होंने जॉब करनी है, जिनकी शिफ्ट है, तो उसमें भी यही है कि उनको भी हम यही कहते हैं कि आप फिर डिसिप्लिन को मेंटेन करें। मतलब लाइक अगर आपने रात को जाग के ड्यूटी करनी है तो फिर आपको नींद को पूरा भी करना है, दिन में करें। ऑब्वियसली उसकी स्लीप क्वालिटी उस तरह की नहीं होगी, लेकिन ये कि फिर आप 6 घंटे 8 घंटे बजाय 9 घंटे नींद करने की कोशिश करें ताकि आप जो है ना वो रिकवरी मोड में जा सकें। तो ये बड़ा मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट वर्ड। तो जैसे कि हम नॉर्मली रूटीन में कहते हैं कि 6 से 7 घंटे जो है सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप प्रॉपर्ली जो है रिफ़्रेश हो सकें। तो ये एक प्रॉपर एक इंसाइट थी हमारी कि माइंडफुलनेस क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस है, तो अगली हम पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों को भी डिस्कस करें कि आप इस माइंडफुलनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और जो आज की जो हमारी ये एपिसोड थी डॉक्टर अब्दुल्ला के साथ बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही है और जिसमें हमारे कॉमन की टेक अवे था, जिसमें हमने कम्युनिटी के पेशेंट्स के अपने कुछ कॉमन क्वेश्चन और मिथ्स को भी डिस्कस किया है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपका वज़न बढ़ने का सबब नहीं बनते। आप कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और उसका पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करते हैं। द सेकंड थिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपके फैट्स जो हैं आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपकी हार्मोनल हेल्थ के अंदर आपके फ़ैट का बहुत ज़्यादा रोल है और आपके हार्मोन्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी फैट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हम फैट का इंटेक करेंगे तो उससे हम फैट हो जाएंगे, तो फैट डोंट्स मेक यू फैट, इफ़ यू ईट एवरीथिंग इन मॉडरेशन, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो तीसरी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो आजकल हमारा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम रात को तो लेट खाते हैं और लेट सोते हैं, तो उसका भी एक सोल्यूशन डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा दिया कि हमें माइंडफुलनेस के ऊपर काम करना चाहिए और जो कि हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को हम मज़ीद भी आगे एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करेंगे।
और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और अगर आप में से किसी भी कोई भी क्यूरीज हो तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जो है शेयर कर सकता है या इनबॉक्स में शेयर कर सकता है। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सवाल हैं उनको प्रॉपरली जो है वो आंसर करें और आपका जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सकें। थैंक यू सो मच।